जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका पुनः स्वागत है। मैं एसपी सिंह साइंस विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने साइंस के 2 वीडियो आप लोगों ने देखा है। आज आपको तीसरा वीडियो पुनः पड़ेगा और आपको अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होना है 20 अगस्त को, जिस एग्ज़ाम का नाम है पेट। और पेट में आपको साइंस के लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 पोर्शनों में से आना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। आज से हम एक छोटा सा कार्यक्रम, छोटा सा अभियान जारी कर रहे हैं और इसमें लगभग प्रतिदिन हम आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे और इन 15 क्वेश्चनों में से लगभग आपके ये समझ के चलिए कि एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 4-5 क्वेश्चन निकल के निकलेंगे। तो लगभग अगर हम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो 50 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रतिदिन तैयार होगा। अभी आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है। अगर प्रतिदिन आप ये 50 क्वेश्चन नोट करते जाएंगे तो आपके पास एक दिन अच्छा सा भंडार हो जाएगा। अभी हम आपके सामने क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर या मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट लेकर 10 या 15 क्वेश्चन जो भी आपके सामने आए, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पर और बाद में इनको एग्जाम देने जाने से पहले आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। आते हैं, देखते हैं कि आपको पेट के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पहला नंबर विटीकल्चर, दूसरे नंबर सेरिकल्चर, तीसरे नंबर पर पिसिकल्चर, चौथे नंबर पर हॉर्टिकल्चर। क्या समझना इसमें? समझना आपको यह है कि कभी भी किसी भी शब्द के अंत में यदि कल्चर शब्द लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है पालन करना या संवर्धन करना। इसी तरीके से अगर किसी भी शब्द के अंत में लॉजी शब्द लगा हुआ मिल जाए तब इसका मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी शब्द के अंत में यदि लॉजिस्ट शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। किसी भी शब्द के अंत में यदि एज शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। इसी तरीके से किसी भी शब्द के आईटीआई शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है क्या? सूजन आना या जलन होना। अगर इसी तरीके से किसी भी शब्द के अंत में फोबिया शब्द लगा हुआ मिल जाए तो फोबिया शब्द का मतलब होता है डर लगना। क्या होता है? डर लगना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप यहां देख रहे हैं कि अंगूर की खेती करने को, यहां पर पहला नंबर ऑप्शन लिखा है विटीकल्चर, दूसरे नंबर पर लिखा है सेरिकल्चर, तीसरे पर लिखा है पिसिकल्चर और चौथे पर लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर। तो अंगूर की खेती करने की क्रिया क्या कहलाती है? विटीकल्चर। क्या कहलाती है? विटीकल्चर। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे देखूं तो सेरिकल्चर क्या कहलाता है, तब आप बताएंगे रेशम पालन। क्या कहलाएगा? रेशम पालन। अगर मैं कहूं आपको हॉर्टिकल्चर क्या कहलाएगा, तब आप बताएंगे बागवानी करना। क्या करना? बागवानी करना। क्या कहलाता है? बागवानी करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और पिसिकल्चर आपका क्या कहलाता है, तब आप बताएंगे मछली पालन करना। क्या करना? मछली पालन करना आपका क्या कहलाता है? मछली पालन करना आपका पिसिकल्चर कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि केचुआ पालन करना क्या कहलाता है, तब आप बताएंगे वर्मीकल्चर। क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर। अगर आपसे कह दिया जाए कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तब आप बताइएगा एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तब आप लोगों ने हमसे बताया था ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगर किसी भी विशेषज्ञ की बात की जाए तब क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजिस्ट। और किसी भी शब्द के अंत में यदि एज शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब क्या है? एंजाइम। जैसे एमाइलेज, माल्टेज, इनवर्टेज, सुक्रेज। किसी भी शब्द के अंत में यदि आप देख रहे होंगे कि एज शब्द निकल के आ रहा है, इसका मतलब ही होता है क्या? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। इसी भी तरीके से अगर मैं आपके आईटीएस वाले शब्द से बात करूं
तो जैसे आप जानते हैं कभी अगर किडनी में सूजन आ जाए तो उसे बोला जाता है नेफ्राइटिस। क्या बोला जाता है? नेफ्राइटिस। और कभी अगर मान लो लंग्स में सूजन आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे ब्रोंकाइटिस। किसी भी शब्द के अंत में यदि आईटी शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब ही होता है क्या? सूजन आना। क्या होता है? सूजन आना। अगर इसी तरीके से फोबिया किसी भी शब्द के अंत में लगा हुआ मिल जाए तो फोबिया का मतलब होता है डर लगना। जैसे कुत्ते के काट लेने से व्यक्ति को डर लगने लगता है पानी से, उसे क्या बोला जाता है? अब आप बताते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया। हमारी मर्तबे अगर कभी बीवी से डर लगने लगे तो उसे क्या बोला जाता है? बीवी फोबिया। क्या बोला जाता है? बीवी फोबिया। तो आपने एक क्वेश्चन देखा और इससे हमने आपको बताया कि किसी भी शब्द के अंत में यदि कल्चर शब्द लगा हुआ मिल जाए तो क्या होता है? पालन करना या संवर्धन करना। किसी भी शब्द के अंत में लॉजी शब्द लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी शब्द के अंत में लॉजिस्ट शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। किसी भी शब्द के अंत में एज शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है एंजाइम। किसी भी शब्द के अंत में आईटीआई शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है सूजन आना या जलन होना। किसी भी शब्द के अंत में फोबिया शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है क्या? डर लगना। क्या होता है? डर लगना। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आपको चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ट्यूमर को दूसरे नाम से जाना जाता है, ट्यूमर को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर। अच्छा, कैंसर क्या है? तो कैंसर को आप बताएंगे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या बताएंगे? ट्यूमर या कैंसर। अर्थात जब कोशिकाओं में वृद्धि की गति को रोका ना जा सके, जब कोशिकाओं में वृद्धि की गति को रोका ना जा सके उसी को बोला जाता है ट्यूमर या कैंसर। आते हैं इस पर, देखिएगा। अभी हमने आपसे चर्चा किया था किसी भी शब्द के अंत में लॉजी शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब ही होता है क्या? अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तब आप ऑस्टियोलॉजी में बताएंगे हड्डी का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? हड्डी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और अभी हमने आपसे पिछली क्लास पर चर्चा किया था कि टोटल जब भी कोई न्यूबॉर्न में भी जन्म लेता है उस समय उसके शरीर पर कितनी हड्डियां? 300। और वयस्क अवस्था पर कितनी हड्डियां बचती हैं? 206। कभी अगर कह दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए या सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए, आप क्या बताएंगे? फीमर। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, आप बताएंगे स्टेपीज। क्या नाम होता है? स्टेपीज। कहां पर पाई जाती है? कान में। फीमर कहां पर पाई जाती है? आप बताएंगे जांघ पर। कभी कह दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइए, आप क्या बताएंगे? जबड़े की हड्डी। इसका नाम क्या है? तब आप बताएंगे मैंडिबल्स। क्या नाम होता है? मैंडिबल्स। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि चेहरे के निर्माण में कितनी हड्डियां यूज होती हैं, आप बताएंगे 14। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि खोपड़ी के निर्माण में कितनी हड्डियां यूज होती हैं, आप बताएंगे क्या बताएंगे? कि खोपड़ी के निर्माण में हमारी 8 हड्डियां यूज होती हैं। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आप बताएंगे 3, मिनकस, इनकस और स्टेपीज। कौन से? मिनकस, इनकस और स्टेपीज। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि एक हड्डी और दूसरी हड्डी यदि आपस में जुड़ी हैं, हड्डी टू हड्डी, बोन टू बोन, ज्वाइंट कॉल्ड, जहां से हड्डी और हड्डी जुड़ी होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तब आप बताएंगे लिगामेंट। क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। हिंदी में से बोला जाता है स्नायु। क्या बोला जाता है? स्नायु। मान लीजिए बोन किससे जुड़ी है? मसल्स से जुड़ी है। अगर बोन मांसपेशी से जुड़ी है तब इसे क्या कहा जाता है? तब आप इसे बताएंगे क्या? तब इसे बताएंगे आप टेंडन। क्या बताएंगे? टेंडन। हिंदी में से बोला जाता है कंडरा। क्या बोला जाता है? कंडरा बोला जाता है। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए, आप बताएंगे ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या बताएंगे? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आपने हड्डी से रिलेटेड 2-4, अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि सबसे थिकेस्ट बोन कौन सी होती है, तब आप बताएंगे किसे? फिबुला को। किसे बताएंगे? फिबुला को बताएंगे। जैसे अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि ह्यूमरस नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है, आप बताएंगे हाथ पर। कहां पर बताएंगे? हाथ पर बताएंगे। अगले नंबर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, तब आप बताएंगे कि एनाटॉमी में मानव के शरीर के बारे में, मानव शरीरकी के बारे में, मानव के आंतरिक शरीरकी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। और ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तब आप बताएंगे ओंकोलॉजी में ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ओंकोलॉजी में ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन एक बार और पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तब आप बताएंगे कि 4 फरवरी को क्या बनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है।
अगर कह दिया जाए कि यूरोलॉजी किससे संबंधित है, तब आप बताएंगे यूरिन से। किससे संबंधित है? यूरिन से। यूरिन को बोला जाता है क्या? मूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूत्र। अगले नंबर पर अगर आपसे मैं चर्चा करूं, अगले नंबर पर यूरोलॉजी में हमने आपसे बताया यूरिन या मूत्र का। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि यूरिन या मूत्र का अध्ययन करना, अगर मैं आपसे इसमें और चर्चा करूं कि इस पर आपको, जैसे अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि मूत्र कहां से बनता है, तब आप बताएंगे कि किडनी के छनने के पश्चात, किडनी से छनने के पश्चात। किडनी की जो मेन इकाई है उसे क्या बोला था? नेफ्रॉन। क्या बोला था? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा, तब आप बताएंगे नेफ्रोलॉजी। किडनी का वजन कितना होता है, तब आप बताएंगे 150 ग्राम। कितना बताएंगे? 150 ग्राम का किडनी का वजन होता है। अगर इसी पर मैं आपसे चर्चा करूं कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, तब आप बताएंगे कि 95% मूत्र पर जल पाया जाता है, 2% क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है, और 2.7% आपकी क्या पाई जाती है? यूरिया पाई जाती है। 0.3% आपका क्या पाया जाता है, तब आप बताएंगे क्रिएटिन फास्फेट। क्या पाया जाता है? क्रिएटिन फास्फेट प्लस, क्रिएटिन फास्फेट प्लस क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तब आप बताएंगे मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर, क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली किसे कहा जाता है? एक शब्द आ रहा है कोशिका। आते हैं पहले कोशिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोशिका के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं, कोशिका क्या है, तब आप बताएंगे कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तब आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1665 ईस्वी पर। और कोशिका पर ही अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि इन्होंने किस प्रकार की, इसके बाद अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया था, तब आप बताएंगे सजीव कोशिका की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? 1673 या 1674 के आसपास। अगर मैं आपसे कहूं कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तब आप बताएंगे लाइसोसोम को। किसे बात कहा जाता है? लाइसोसोम को। अच्छा, ये लाइसोसोम कैसे काम करता है? हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय पदार्थ बनते रहते हैं, जिनकी हमारे शरीर के अंदर कोई उपयोगिता नहीं। तो ये क्या काम करती है? थैली अपने शरीर के अंदर बनने वाले इन जल अपघटनीय पदार्थ को अपने शरीर के अंदर पहले स्टोर कर लेती है, और जब लगता है कि आवश्यकता से ज्यादा ही अपशिष्ट पदार्थ हो गया, तो बाहर की तरफ निकल करके अपनी पूरी थैली को मार देती है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तब आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। कभी कह दिया जाए कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तब आप बताएंगे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। गाल्जी काय को क्या कहा जाता है, तब आप बताएंगे गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि कोशिका का कोशिकीय ईंधन, कोशिका का कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तब आप बताएंगे कोशिका का कोशिकीय ईंधन कहा जाता है एटीपी को। किसे कहा जाता है? एटीपी को। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, रसोई घर किसे कहा जाता है, तब आप बताएंगे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। किसे कहा जाता है? हरित लवक को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आते हैं अगले नंबर पर, क्वेश्चन देखेंगे। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे? अगर मैं टाइलिन की बात करूं तो टाइलिन क्या है आपने अभी जाना। टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम कहां से निकलता है, तब आप बताएंगे लार से। कहां से निकलता है? लार से। और लार का पीएच मान कितना होता है, तब आप बताएंगे 6.8। अच्छा, ये काम क्या करता है?
हमारे द्वारा खाए गए माल्टोज, हमारे द्वारा खाए गए स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। जो हम लोग स्टार्च लेते हैं उसको बदलता किस में है? माल्टोज में। अब माल्टोज एक प्रकार की क्या है? शर्करा है, अर्थात ये खाई गई स्टार्च को किस में बदलने का काम करता है? माल्टोज में। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तब आप बताइएगा हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। जो लार ग्रंथियां हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, इन्हीं सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? लार निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है, जो भोजन को क्या करते हैं? लसलसा करने में सहायता करती है। अब प्लस यही लार क्या करती है? अंदर की तरफ भोजन को निगलने में सहायता करती है। आंत्रीय रस, आंत्र द्वारा निकलने वाले रस का नाम क्या है? तब आप बताएंगे, तब आप आंतरिक रस का बताएंगे HCl। क्या बताएंगे? HCl। नहीं, आंतरिक रस से आपको आंत में पाए जाने वाले रस जितने भी होते हैं वो सब निकलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आंत्र से निकलने वाले रस क्या है, या यहाँ से आपका क्या होता है आंतरिक रस से, तब आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होने वाला पार्ट कौन सा है? अवशोषण होने वाला पार्ट कौन सा है? आंत। और भी कौन सी आंत? तब आप बताएंगे छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। जठर रस से क्या निकलता है? जठर रस कहाँ से आता है? तब आप बताएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आप पाई जाती है छोटी ये मनुष्य की जो स्टोमच है इसके दीवार पर, यहाँ पर पाया जाता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है क्या? जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। अर्थात टाइलिन नामक एंजाइम का संबंध किससे है? लार से। अगले नंबर पर अगर आप क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन उड़ सकता है? पहले नंबर पर है हार्नबिल, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिच, तीसरे नंबर पर एमू और चौथे नंबर पर है पेंगुइन। हार्नबिल का एक दूसरा नाम है जिसे बोला जाता है धनेश। क्या बोला जाता है? धनेश। आप कभी कानपुर जाइएगा चिड़ियाघर, तो कानपुर के चिड़ियाघर में आपको एमू भी देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिच तो नहीं मिलेगा, लेकिन पेंगुइन और एमू और पेंगुइन ये दोनों देखने को मिलते हैं। और ये दोनों कभी उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच भी है, ये भी कभी उड़ नहीं सकता। और ऑस्ट्रिच की सबसे खास बात बता दें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है 170 mm की, अर्थात 170 सेंटीमीटर की। वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, इसी का होता है। अब क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन उड़ सकता है, तो उड़ने वाले जंतु में कौन सा है? हार्नबिल। कौन उड़ सकता है? हार्नबिल। अगले नंबर पर अगर मैं और बात करूं आपसे कि क्वेश्चन है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम हमारे शरीर के अंदर होता है यकृत में। कहां पर होता है? यकृत पर होता है। आंत्र, कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर आंत कितनी पाई जाती हैं, तब आप बताइएगा आंत हमारे शरीर के अंदर 2 होती हैं। एक आंत का नाम रहता है छोटी आंत, दूसरी आंत का नाम रहता है बड़ी आंत। जैसे नाम वैसे जस्ट उसके विपरीत काम। अर्थात छोटी आंत की लंबाई कितनी रहती है? 6.5 मीटर की। कितनी रहती है? 6.5 मीटर की। बड़ी आंत की लंबाई कितनी रहती है? 1.5 मीटर की रहती है। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहां पर होता है? तब भी आप बताएंगे छोटी आंत में। और भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? तब भी आप बताएंगे छोटी आंत में। भोजन को अवशोषित करने वाली जो यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं लगी होती हैं उनका नाम क्या होता है? तब आप बताएंगे विली। क्या नाम होता है? विली। फेफड़ा हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है और फेफड़ों की संख्या कितनी पाई जाती है? तब आप बताएंगे फेफड़ों की संख्या हमारे शरीर के अंदर 2 पाई जाती है। और फेफड़ा क्या काम करता है? ऑक्सीजन को लेना और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करवाता है। यकृत को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लीवर। क्या बोला जाता है? लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? तब आप बताएंगे लीवर। और इसका वजन कितना होता है? तब आप बताएंगे इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम का। लीवर किसका बना होता है? तब आप बताएंगे कि लीवर बना होता है हिपैटिक सेल का। क्या बना होता है? हिपैटिक सेल का बना होता है। हिपैटिक सेल के बने होने के कारण लीवर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिपैटोलॉजी। क्या बोला जाता है? लीवर किस कोशिका का बना होता है? हिपैटिक सेल का। इसलिए इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। वृक्क का भी हमने आपसे चर्चा किया कि वृक्क
को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? किडनी। किडनी की मेन इकाई जो होती है उसे क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। इसलिए इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम का किडनी का वजन होता है। आते हैं अगले नंबर पर, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आपसे। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? पित्ताशय कहां से बनता है? दो क्वेश्चन निकलते हैं। कभी अगर आपसे कभी क्वेश्चन कर दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर पित्ताशय स्थित होता है, तब आप बताएंगे यकृत में, यकृत के पास। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर पित्त रस कहां बनता है, तब आप बताएंगे पित्त रस बनने का काम यकृत में होता है। पित्त रस एकत्रित कहां पर होता है? तब आप बताएंगे पित्त रस एकत्रित होता है पित्ताशय के अंदर। कहां पर एकत्रित होता है? पित्ताशय के अंदर। अब पित्ताशय को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर। क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर। अग्न्याशय को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तब अग्न्याशय को आप बताएंगे पैनक्रियाज। क्या बोला जाता है? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज से निकलने वाले रस का नाम बताइए, तब आप बताएंगे पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस। और यहीं से एक एंजाइम निकलता होगा, अगर आप जानते होंगे, यहीं से निकलने वाले एंजाइम का नाम होता है लाइपेज, जो वसा का क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को दूसरे एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोला जाता है मिक्स ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है? मिक्स ग्लैंड्स, अर्थात मिश्रित ग्रंथि है। अर्थात पैनक्रियाज ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर से एंजाइम भी बनते हैं और हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है और पित्ताशय स्थित होता है कहां पर? यकृत के पास। वृक्क की मेन इकाई जो है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। आते हैं अगले नंबर पर चर्चा आपसे करें। तो अगले नंबर पर जो आने वाला क्वेश्चन है उसका नाम है सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम 100 ml ब्लड ले लें, 100 ml ब्लड ले लें, तो इस 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो पुरुषों में इसकी मात्रा जो रहती है, पुरुषों में इसकी मात्रा आप बताएंगे, पुरुषों में इसकी मात्रा जो पाई जाती है वो 14 से लेकर 16 ग्राम तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 14 से लेकर 16 ग्राम तक पाई जाती है। और महिलाओं में अगर कभी आपसे कह दिया जाए कितनी पाई जाती है, तब आप बताएंगे 11 से लेकर 14 ग्राम तक पाई जाती है। क्वेश्चन कहा है सामान्य मनुष्य में, पुरुषों में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तब आप बताएंगे 14 से 15 ग्राम। आते ही एक शब्द आ रहा है यहां पर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे किससे मिलकर बना है? तब आप बताएंगे ये हीम से मिलकर बना है प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम क्या है? तब आप बताएंगे हीम एक प्रकार का वर्णक है, जबकि ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। इसी वर्णक पर आपका पाया जाता है क्या? आयरन। आयरन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का संवहन करता है? तब आप बताएंगे कि आयरन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का संवहन करता है। अब प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? तब आप बताएंगे प्रोटीन का मेन काम होता है वृद्धि एवं विभाजन करना। क्या काम होता है? वृद्धि एवं विभाजन करना। आते हैं अगले नंबर पर क्वेश्चन की चर्चा करें। तो अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? प्लाज्मा, इधर समझिएगा। कभी अगर आपसे रक्त वाले पर कह दिया जाए कि रक्त का लाल रंग किसके वजह से होता है, तब भी आप बताएंगे क्या? हीमोग्लोबिन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तब आप बताएंगे 7.4 होता है। अगर इसी पर मैं आपसे चर्चा करूं कि रक्त कितने अवयवों से मिलकर बना होता है, तब आप बताएंगे 2। एक का नाम होता है ब्लड प्लाज्मा। क्या नाम होता है? ब्लड प्लाज्मा। और दूसरे का नाम क्या होता है? तब आप बताएंगे ब्लड कार्पसेल्स। क्या नाम होता है? ब्लड कार्पसेल्स। हिंदी में ब्लड प्लाज्मा को बोला जाता है रुधिर प्लाज्मा। क्या बोला जाता है? रुधिर प्लाज्मा। और ब्लड कार्पसेल्स को बोला जाता है क्या? रुधिर कणिकाएं। क्या बोला जाता है? रुधिर कणिकाएं बोला जाता है। ब्लड प्लाज्मा क्या है? तब आप बताएंगे ये रुधिर का ही छना हुआ तरल भाग होता है। और कितने प्रतिशत भाग होता है? 55%। अब ब्लड कार्पसेल्स क्या होता है? ये भी रुधिर का ही भाग होता है। ये कितने प्रतिशत होता है? 45%।
इसके अंदर ये रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तब आप बताएंगे 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तो क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो आप बताएंगे कितना, 55 से लेकर 60% तक मात्रा किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है। आते हैं अगले नंबर पर क्वेश्चन की चर्चा करें। मानव शरीर का रक्त बैंक, रक्त बैंक कह लीजिए, चाहे आप आरबीसी का कब्रस्तान कह लीजिए, किसे कहा जाता है, प्लीहा को। किसे कहा जाता है, प्लीहा को। हार्ट हमारा किसका बना होता है, तब आप बताएंगे कार्डियक मसल्स का। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। हिंदी में से बोला जाता है हृदय। किसका बना होता है, हृदय। हृदय का वजन कितना होता है, तब आप बताएंगे 300 ग्राम। हृदय से कितने प्रकार की आवाज आती है, 2 प्रकार की। एक आवाज का नाम रहता है लब और दूसरे आवाज का नाम रहता है डब। हृदय की आवाज को सुनने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, आप बताएंगे स्फैग्मोमाइनोमीटर। क्या बताएंगे, स्फैग्मोमाइनोमीटर बताया जाता है। और हार्ट से संबंधित यदि कोई जांच करवानी है तब आप उसे क्या बोलेंगे, ईसीजी। क्या बोला जाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यकृत हमारा कहाँ कितना वजन का होता है, आपने बताया 1.5 किलोग्राम का। यकृत किसका बना होता है, हिपैटिक सेल का। हिपैटिक सेल के बने होने के कारण इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिपैटोलॉजी। किडनी का वजन कितना होता है, आपने बताया 150 ग्राम का। किडनी की मेन इकाई क्या है, आपने कहा नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। इसके लिए इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। अगर कभी आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर यूरिया कहां पर बनती है, तब आप बताएंगे यूरिया हमारे शरीर के अंदर बनती है कहां पर, लीवर में। कहां पर बनती है, लीवर में। लेकिन यूरिया छानने का काम कहां पर होता है, तब आप बताएंगे कि यूरिया छानने का काम होता है किडनी के अंदर। कहां पर होता है, किडनी के अंदर। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। क्या होता है, NH2CO NH2। अच्छा, गांव में अगर मैं आपसे बात करूं कि यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तब आप बताएंगे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46%। कितनी होती है, 46% होती है। प्लीहा आरबीसी का, इसे क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान। क्या बोला जाता है, आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान। अब मम्मी के यूट्रस में जब हम पल रहे होते हैं, सबसे पहले बनने वाले अंग का नाम क्या होता है, तब भी आप बताएंगे प्लीहा होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी की काउंटिंग जिस यंत्र से की जाती है उसे क्या बोला जाता है, तब आप बताएंगे हीमोसाइटोमीटर। क्या बोला जाता है, हीमोसाइटोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीमोसाइटोमीटर बोला जाता है। ठीक है, आज हमने आपके सामने इन 10 क्वेश्चनों की चर्चा किया। आप इनको प्रतिदिन एक कॉपी बना लीजिएगा और नोट करते रहिएगा। देखिएगा ये 10 क्वेश्चन तो आपको लग रहे हैं, लेकिन ये 10 नहीं, लगभग ये 50 क्वेश्चनों के बारे में आपसे जानकारी हमने दिया है। इनको आप नोट करते रहिएगा। 1-2 दिन जब बीतेगा तब हम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी चर्चा करवाएंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप इनको पेट पर भी मत लीजिएगा, ये आने वाले कभी भी किसी भी एग्जाम को आप देने जाएंगे तो ये सभी एग्जामों में काम करेंगे। बस केवल आप इनको अभी से एक नोटबुक ले लीजिएगा और नोट करते रहिएगा। प्रतिदिन आपको आज लग तो रहा है कि 10 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप 10 क्वेश्चन प्रतिदिन नोट करेंगे, एक दिन आपके सामने पूरा पहाड़ बनकर तैयार हो जाएगा। कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाइए, 100% यही एग्जामों में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक।